यह लोग वॉरलॉर्ड गेम के खिलाड़ी होते हैं और इन्हें थंडर क्वीन सूरी और उसके आदमियों द्वारा बहुत बुरी तरह हरा दिया जाता है। जैसे ही वह इन सबको मार डालने का आदेश देती है, तभी असली चैड हरकिन वहां आ जाता है। वह एक ही वार में जल्लाद को मार गिराता है और अपने दोस्तों को पक्की मौत से बचा लेता है। सूरी के सैनिक एक साथ उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन हरकिन अकेले ही सबको हरा देता है। उसके दल के साथी माफी मांगते हैं और कहते हैं कि उनकी लापरवाही की वजह से यह घात हुआ, लेकिन हरकिन कहता है कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। असली समस्या उसके अनुसार यह गुंडा औरत है। वह कमजोर है और उसके पास कोई असली कौशल नहीं है, इसलिए वह हमेशा पीछे रह जाती है। हरकिन अपनी घड़ी को छूता है और पल भर में उसके शरीर पर चमकदार कवच बन जाता है। यह देखकर सूरी अपने बचे हुए लोगों को उसे मारने का आदेश देती है। हरकिन हंसता है क्योंकि वह उसके ज्यादातर सैनिकों को पहले ही हरा चुका होता है और अब उसके पास कोई मौका नहीं बचा होता। लेकिन तभी उसके अपने दल का एक सदस्य पीछे से उस पर वार कर देता है। जिन दोस्तों की उसने अभी जान बचाई थी, वही धोखेबाजन निकलते हैं। सिस्टम की चेतावनी चमकती है कि उसकी एचपी तेजी से गिर रही है। हमारा नायक जमीन पर गिर पड़ता है। उसके साथी धोखा देने के लिए माफी मांगते हैं। वह औरत उसका मजाक उड़ाती है और कहती है कि वह बहुत मूर्ख है जो अपने साथियों पर इतना भरोसा करता है। वह बताती है कि उसने उन्हें पैसे दिए और वे तुरंत उसके खिलाफ हो गए। नायक कहता है कि वह उसे गेम से पूरी तरह मिटा देगा, लेकिन वह हंसते हुए कहती है कि अगर वह हर बार लॉग इन करते ही उसे मार देगी तो वह कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। वह यह भी कहती है कि चूंकि वह वॉरलॉर्ड पूरे समय खेलता है और उसकी जिंदगी में और कुछ नहीं है, इसलिए उसका फिर से कूड़ा बन जाना तय है। नायक खड़े होकर उस पर दौड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अपने साथी कई बार उस पर वॉर कर देते हैं। वह उनसे पूछता है कि उन्होंने उसके साथ इतना बुरा क्यों किया और याद दिलाता है कि उसने गिल्ड के लिए कितना कुछ किया था, लेकिन वे कहते हैं कि उस औरत ने उन्हें सिर्फ उसे मारने के लिए लाखों देने का वादा किया था, इसी वजह से उन्होंने धोखा दिया। यह सुनकर नायक टूट जाता है क्योंकि उसके अपने साथी सिर्फ पैसों के लिए उसके दुश्मन बन गए थे। तभी सिस्टम की चेतावनी आती है कि उसकी गेम में मौत हो चुकी है और वह 48 घंटे तक लॉग इन नहीं कर सकता। उसी पल वह वीआर मशीन के अंदर जागता है जहां वह वॉरलॉर्ड खेल रहा था। उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसने अपनी मेहनत से कमाया सब कुछ खो दिया होता है। वॉरलॉर्ड एक दुनिया भर में मशहूर कृत्रिम बुद्धिमत्ता से चलने वाला वर्चुअल रियलिटी गेम है जो बेहिसाब पैसा कमाता है। यही एक जगह थी जहां हमारा नायक सच में अच्छा था। वह अपने शुरुआती दिनों को याद करता है जब उसने पहली बार राक्षसों को मारा था। उसी समय वही आदमी जिसने बाद में उसे धोखा दिया उसे अपनी गिल्ड में बुलाता है। यह सब याद करके वह उन लोगों से असली दुनिया में बदला लेने निकल पड़ता है। सड़कों पर दौड़ते हुए वह किसी को फोन करने की कोशिश करता है। वह सोचता है कि अगर उसे पहले से पता होता कि सब कुछ ऐसा खत्म होगा तो वह शुरू से ही किसी की परवाह नहीं करता। इसी बीच अचानक एक कूड़ा उठाने वाली गाड़ी उसे टक्कर मार देती है। उसे गंभीर चोटें आती हैं। दर्द में भी वह उन गुंडों की गद्दारी को याद करता है और किसी भी हालत में बदला लेने की कसम खाता है। अचानक उसका माहौल बदल जाता है और वह खुद को फिर से वॉरलॉर्ड गेम के प्रशिक्षण क्षेत्र में पाता है। सिस्टम उसे 1 मिनोटॉर राक्षस को हराने का आदेश देता है। उसे समझ नहीं आता कि यह सब क्या हो रहा है। तभी 2 और खिलाड़ी उसे बुलाते हैं और मदद मांगते हैं। वे बताते हैं कि उनके कई साथी उस राक्षस से घायल हो चुके हैं और अब सिर्फ वे 3 ही बचे हैं। विशाल राक्षस को देखकर नायक पूछता है कि क्या इसे इसकी ज्यादा कठिनाई की वजह से 5 साल पहले गेम से हटाया नहीं गया था। यह सुनकर दोनों खिलाड़ी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि गेम तो सिर्फ 10 महीने पहले ही आया है। तभी नायक समझ जाता है कि उसे 5 साल पीछे भेज दिया गया है। जब दोनों खिलाड़ी फिर से मदद के लिए कहते हैं तो वह बिना कुछ बोले अपनी तलवार उठाता है और अकेले आगे बढ़ जाता है। मिनोटॉर उस पर झपटता है, लेकिन वह आसानी से बचते हुए पल भर में उसे टुकड़ों में काट देता है। यह देखकर दोनों खिलाड़ी हैरान रह जाते हैं और उसे अपनी गिल्ड में शामिल होने का प्रस्ताव देते हैं। उसी समय नायक अपने अतीत को याद करता है कि कैसे उसके साथी सिर्फ पैसों के लिए उसे धोखा दे गए थे। बिना एक पल सोचे वह उन दोनों खिलाड़ियों को भी मार देता है। वह खुद से कहता है कि उसने फैसला कर लिया है कि अब इस जिंदगी में वह किसी पर भी दोबारा भरोसा नहीं करेगा। प्रशिक्षण पूरा होते ही वह मशीन के अंदर से बाहर आता है और खुद को एक वी गियर की दुकान में पाता है। कुछ देर के लिए वह उलझन में पड़ जाता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि 5 साल पहले वह अक्सर ऐसी दुकानों में रखी मशीनों पर गेम खेला करता था। वह सोचता है कि अगर वह सच में 5 साल पीछे आ गया है तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि अब उसके पास 5 साल का भविष्य का अनुभव और जानकारी है। इसी फायदे के सहारे
वह उन गुंडों से बदला ले सकता है जिन्होंने उसे धोखा दिया था। वह जल्दी से रिसेप्शन पर बैठी लड़की के पास जाता है, अपना बैंक कार्ड उसे देता है और एक साधारण मॉडल का भी गियर मांगता है। लेकिन कार्ड जांचने के बाद वह बताती है कि उसके खाते में पर्याप्त पैसे नहीं है। उसे समझ आ जाता है कि वह सही कह रही है, क्योंकि अगर उसके पास पैसे होते तो वह अपनी पिछली जिंदगी में ही इसे खरीद चुका होता। जब वह सोच रहा होता है कि अब क्या करे, तभी उसकी नजर एक विज्ञापन पर पड़ती है। उस विज्ञापन में वही गुंडा औरत होती है जो वॉरलॉर्ड गेम की मॉडल भी है। उसका चेहरा देखकर वह समझ जाता है कि वह समय बर्बाद नहीं कर सकता। उसे जितनी जल्दी हो सके फिर से गेम शुरू करना होगा। यही सोचकर वह दुकान से बाहर निकल जाता है, पैसे जुटाने का कोई तरीका ढूंढने के लिए। कुछ समय बाद वह घर लौटता है, लेकिन इस बार वह एक वी गियर मशीन खरीद चुका होता है। वह उस कंपनी का विजिटिंग कार्ड देखता है जिससे उसने पैसे उधार लिए थे। कर्ज लेना उसे सबसे तेज तरीका लगा था, लेकिन इसके साथ एक भारी चेतावनी भी मिली थी। उसे याद आता है कि जब वह सूदखोर के दफ्तर गया था और उसने 10 मिलियन पैसे मांगे थे, उस आदमी ने पैसे देने के लिए हाँ कर दी थी, लेकिन साथ ही धमकी भी दी थी कि अगर वह पैसे वापस नहीं कर पाया तो उसकी जिंदगी नर्क बन जाएगी। ये सब सोचते हुए वह फिर से मशीन में जाता है और गेम के पहले मिशन में पहुंच जाता है। आसपास का माहौल उसे जाना पहचाना लगता है, क्योंकि बहुत समय पहले वह पहली बार यहीं खड़ा हुआ था। वह खुद से सोचता है कि थोड़ी ही देर में पहले की तरह एक लड़की दिखाई देनी चाहिए। तभी एरियाडने नाम की लड़की प्रकट होती है और उसे प्रशिक्षण पूरा करने पर बधाई देती है। वह समझाती है कि अब उसे अपनी एक बुनियादी श्रेणी चुननी होगी और यहाँ सीखी गई क्षमताएं उसके भविष्य की खासियत तय करेंगी। वह सबसे पहले योद्धा श्रेणी के बारे में बताती है, जो सामने की पंक्ति में नजदीकी हथियारों से लड़ते हैं। नायक इस पर सोचता है और याद करता है कि अपनी पिछली जिंदगी में वह इस श्रेणी से कितनी जल्दी आगे बढ़ा था, लेकिन वह यह भी जानता है कि बाद में अकेले खेलना इसमें बहुत मुश्किल हो जाता है, इसीलिए वह इसे ठुकरा देता है। फिर वह लड़की दूसरी श्रेणी के बारे में बताती है, उपचारक, जो दूसरों की मदद करता है, लेकिन हमारा नायक इसे भी छोड़ देता है। इसके बाद वह कहती है कि अब सिर्फ एक ही विकल्प बचा है। वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल उस पर करती है और सिस्टम उसकी श्रेणी के चुनाव की पुष्टि कर देता है। उसे एक नई जगह भेज दिया जाता है जहां एक बूढ़ा आदमी उसका स्वागत करता है। यह बुजुर्ग उसे जादू के रास्ते पर ले जाने के लिए होता है। वह उससे पूछता है कि वह किस तरह का जादू सीखना चाहता है। बिना झिझक हमारा नायक कहता है कि वह काला जादू सीखना चाहता है। बूढ़ा आदमी बात बदलने की कोशिश करता है और पूछता है कि उसे काले जादू के बारे में पता भी कैसे है। वह बताता है कि यह बहुत ताकतवर होता है, लेकिन इसे करने वाले की आत्मा को नष्ट कर देता है। नायक जोर देकर कहता है कि वह खतरे को समझता है। यह सुनकर बूढ़ा आदमी मान जाता है। अपनी शक्ति का उपयोग करके वह उसे यह निषिद्ध कला सिखाना शुरू करता है। वह कहता है कि बहुत सालों बाद किसी ने यह रास्ता चुना है। तभी नायक के सामने एक कौशल पुस्तक प्रकट होती है और बूढ़ा आदमी उसे उस पर हाथ रखने को कहता है। जैसे ही नायक ऐसा करता है, उसके आसपास का माहौल बदलने लगता है। उसे अपनी पिछली जिंदगी का एक मशहूर वीडियो याद आता है, जिसमें एक अकेला नेक्रोमेंसर छापामार शक्तिशाली राक्षसों को अकेले ही हरा देता है। यही ताकत हमारा नायक चाहता है। उसी समय सिस्टम घोषणा करता है कि वह अब एक नेक्रोमेंसर बन चुका है और उसने अपनी पहली क्षमता कंकाल का टुकड़ा सीख ली है। उसी पल उसके हाथ में एक छोटा सा कंकाल का सिर प्रकट होता है। जब वह उसे जमीन पर फेंकता है तो वह पूरा कंकाल योद्धा बन जाता है। यही कंकाल अब आगे होने वाली हर लड़ाई में उसकी मदद करेगा। खुशी से भरकर नायक कंकाल से पूछता है कि प्रशिक्षण कालकोठरी कहाँ है, क्योंकि वह जल्दी से स्तर बढ़ाना चाहता है। लेकिन कंकाल कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसका सिर अपने आप गिर जाता है। इसके बाद नायक प्रशिक्षण कालकोठरी में जाता है और कंकाल की हालत देखकर उसे बुरा लगता है, क्योंकि वह बहुत कमजोर है। इसी वजह से उसका सिर गिर गया था, लेकिन वह मरा हुआ जीव है, इसलिए वह अपना सिर फिर से जोड़ लेता है। नायक उसका स्थिति विवरण खोलकर देखता है और पाता है कि उसका स्तर बहुत ही कम है, इसलिए सबसे पहली जरूरत है जल्दी से स्तर बढ़ाना। तभी कुछ भेड़िए सामने आ जाते हैं। नायक सोचता है कि वे बहुत ताकतवर नहीं है, लेकिन तेज है और परखने के लिए सही है। वह कंकाल को बुलाता है और हमला करने का आदेश देता है। कंकाल आगे बढ़ता है और उसकी चाल देखकर नायक संतुष्ट होता है, लेकिन भेड़िए उसे पल भर में तोड़ देते हैं। वह फिर से स्थिति विवरण खोलता है और देखता है कि वहाँ अलग अलग तरीके चुनने का विकल्प है। वह कंकाल को रक्षा तरीके में डालकर फिर भेजता है, लेकिन भेड़िए उसे फिर हरा देते हैं। जब वह क्रिया तरीके को चुनता है तो कंकाल नाचने लगता है, जिसे देखकर नायक शर्मिंदा हो जाता है। कोई और रास्ता न देखकर वह भेड़ियों को खुद ही मार देता है। वह अपना खाता हटाने की भी कोशिश करता है, लेकिन सिस्टम बताता है कि
कि 3 महीने से कम पुराने खाते हटाए नहीं जा सकते। उसे याद आता है कि उसे अगले महीने से कर्ज चुकाना शुरू करना है, लेकिन उसका बुलाया गया साथी लड़ाई में बेकार है। इसी चिंता में वह स्थिति विवरण में एक और बात देखता है कि बुलाया गया जीव गहरी सीखने की क्षमता रखता है और लड़ाई से सीख सकता है। वह समझ जाता है कि कंकाल ने उसे भेड़ियों को मारते देखा है और अब देखकर सीख रहा है। वह कंकाल को एक डंडा देता है और उसे उसी तरह सिखाने का फैसला करता है जैसे उसने कभी अपनी गिल्ड के साथियों को सिखाया था। वह कंकाल से कहता है कि लड़ाई का एक नियम याद रखे, अगर वह वार से बच नहीं पाया तो मर जाएगा। वह उसे मुक्का मारकर बचने की कोशिश करवाता है, लेकिन कंकाल वहीं खड़ा रहता है और गिर जाता है। वह धीरे धीरे हमला करता रहता है और समझाता है कि चोट लगने पर एक जगह खड़ा नहीं रहना चाहिए, बल्कि पलटवार का मौका ढूंढना चाहिए। इसी दौरान फिर से भेड़िए आ जाते हैं, लेकिन इस बार जब वे कंकाल पर झपटते हैं तो वह आसानी से बचता है और डंडे से उन्हें हरा देता है। यह देखकर नायक को राहत मिलती है। तभी सिस्टम घोषणा करता है कि कंकाल की कुशलता बढ़ गई है और नायक का अपना स्तर भी बढ़ गया है। इसके बाद वह शुरुआती गांव फिगर्स किला की ओर जाता है, जहां बहुत सारे खिलाड़ी इकट्ठा होते हैं। वह सोचता है कि कुछ और दिनों की ट्रेनिंग के बाद वह पूरी कालकोठरी अकेले ही साफ कर सकेगा। इसी सोच में चलते हुए वह अचानक एक मोटे आदमी से टकरा जाता है। वह आदमी गुस्सा होकर माफी मांगने को कहता है। नायक सोचता है कि क्या उसे वहीं मार दे, लेकिन कुछ होने से पहले ही वह मोटा आदमी उस पर हाथ उठाने लगता है। तभी पास खड़ा एक ताकतवर आदमी उसे रोक लेता है और चेतावनी देता है कि वह यूं किसी को मार नहीं सकता। उस आदमी की काया और कपड़े देखकर नायक उसे पहचान लेता है। वह वही चेव है जो उसकी पिछली जिंदगी में सबसे ऊपर दर्जे का योद्धा था। मोटा आदमी उस ताकतवर आदमी से दूर रहने को कहता है और बोलता है कि वह इस लड़के को मारेगा क्योंकि इसने पहले उसे टक्कर मारी थी। लेकिन जैसे ही वह ताकतवर आदमी अपनी जबरदस्त आभा छोड़ता है, मोटा आदमी और उसका झुंड डर जाता है। वे आपस में फुसफुसाते हैं कि यह आदमी रेड बुल्स गिल्ड का मुखिया है, जो शीर्ष 30 गिल्डों में से एक है और लड़ाई के शौक के लिए मशहूर है। ये समझते ही कि वे किससे उलझ रहे हैं, वे जल्दी से वहां से भाग जाते हैं। फिर वह नेता नायक से कहता है कि ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान मत दिया करो, लेकिन नायक बस वहां से चला जाता है और कहता है कि उसे किसी की मदद नहीं चाहिए। जाते हुए वह मन ही मन मानता है कि उस आदमी की ताकत से वह थोड़ा डर गया था, लेकिन वह खुद से वादा करता है कि अगली बार जब उनकी मुलाकात होगी तब वह खुद पूरी तरह बदल चुका होगा। वह एक गुफा की ओर बढ़ता है और अपने तथा दूसरे ताकतवर साहसी लोगों के बीच के बड़े अंतर के बारे में सोचता है। उसे पता है कि अगर उसे बदला लेना है तो उसे बहुत ज्यादा ताकतवर बनना होगा। इन्हीं ख्यालों में डूबा होता है कि अचानक एक बाघ जैसा राक्षस उस पर झपटता है। उसके पास पहुंचने से पहले ही कंकाल सामने आता है और उसे पल भर में मार देता है। उसका स्तर बढ़कर 10 हो जाता है, लेकिन उसे इस बात का अफसोस होता है कि यहाँ तक पहुंचने में 3 पूरे दिन लग गए। सिस्टम उसे बधाई देता है और उसका शुरुआती निशान हटा देता है, साथ ही प्रशिक्षण कालकोठरी पूरी करने का इनाम भी देता है। उसकी कलाई पर एक युद्ध घड़ी प्रकट होती है, जिससे वह अपनी क्षमताएं और गेम से जुड़ी दूसरी जानकारियां देख सकता है। जब वह अपनी स्थिति खोलता है तो सिस्टम उसे अपने अंक बांटने को कहता है। आम नेक्रोमैंसर की तरह जादुई शक्ति या बुद्धि बढ़ाने के बजाय वह सारे अंक ताकत में लगा देता है। यह सब करते समय वह देखता है कि कंकाल रो रहा है। वह उसे समझाता है कि अभी जादुई शक्ति या बुद्धि बढ़ाने से ज्यादा फायदा नहीं होगा। अगर वह अपनी ताकत बढ़ाएगा तो आगे चलकर अपनी सीखी हुई सारी क्षमताएं उसे दे पाएगा। वह कंकाल को आदेश देता है कि प्रशिक्षण पर ध्यान बनाए रखे। इसके बाद वह फिगर्स किला की रेडर संघ शाखा में जाता है। वहाँ कई काम आ चुके होते हैं और साहसी लोग उन्हें लेने के लिए झगड़ रहे होते हैं। वह रिसेप्शन पर जाकर कहता है कि उसे भी एक काम चाहिए। वह बैठा आदमी बताता है कि बचे हुए काम मुश्किल हैं, इसलिए कोई उन्हें नहीं लेना चाहता, लेकिन नायक को इसकी परवाह नहीं होती और वह मेजस से एक काम उठा लेता है। ये काम बिम्मा पहाड़ की गुफा साफ करने का होता है, जिसके बदले इनाम में 10 सोना मिलता है। रिसेप्शन वाला पूछता है कि क्या वह पक्का है, क्योंकि इनाम बहुत कम है, लेकिन नायक एक खास बात जानता है। अगर वह यह साधारण सा दिखने वाला काम स्तर 15 तक पहुंचने से पहले पूरा कर लेता है तो उसे प्रोस्पेक्ट नाम की बहुत दुर्लभ उपाधि मिलेगी। यह उपाधि सभी क्षमताओं को कुछ प्रतिशत बढ़ा देती है, इसलिए यह बहुत कीमती है। इसके बाद वह कुछ सामान खरीदता है और बिम्मा पहाड़ की ओर निकल पड़ता है, क्योंकि उसने अपना ज्यादातर पैसा कंकाल के लिए सामान लेने में खर्च कर दिया होता है। इसलिए वह सिर्फ सस्ता सा पहनावा ही खरीद पाता है। वह पहनावा उसे खरगोश जैसा दिखाने लगता है। शर्म महसूस करते हुए वह
तय करता है कि जल्दी से काम पूरा करेगा और बाद में अच्छे कपड़े खरीदेगा। बिना समय गंवाए वह गुफा की ओर बढ़ता है। इसी बीच मल्टी नाम का एक आदमी भी उसी पहाड़ पर रोमांच के लिए आया होता है। छापा मारते हुए उसे अचानक किसी की मदद की आवाज सुनाई देती है। आवाज कहती है कि उसका दोस्त बुरी तरह घायल हो गया है। जब वह पास जाता है तो आदमी बताता है कि किसी ऐसे राक्षस ने हमला किया है जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। वह साहसी अपनी युद्ध घड़ी से उपचार की शीशी देने ही वाला होता है कि तभी उनके दल का एक आदमी पीछे से उस पर वार कर देता है। असल में ये लोग ठग होते हैं जो साहसी लोगों को फंसाकर उनका सामान लूटते हैं। उसे पूरी तरह हराने के बाद वे उसकी युद्ध घड़ी भी छीन लेते हैं और फिर अगला शिकार ढूंढने का फैसला करते हैं।